नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 का हमारा जो गद्य 15 हैं दाजू, उनके लेखक के परिचय को समझा और गद्य को भी थोड़ा समझने का प्रयत्न किया था। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जगदीश बाबू जो हैं वो कैफ़े में आते हैं, किस प्रकार से उनकी मुलाकात जो है वो मदन से होती है और किस प्रकार से मदन जो है वो जगदीश बाबू के सामने ऑर्डर देते ही चाय लेकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो बड़ी विचित्र होती हैं। कभी कभी मनुष्य निर्जन एकांत स्थान में निसंग होते हुए भी कभी कभी आदमी एकांकीपन का अनुभव नहीं करता और उसके विपरीत कभी कभी वो एकांकीपन में सब कुछ कितना निकट है उसका अनुभव करता है, कितना अपना है उसका अनुभव करता है। परंतु कभी कभी उसके विपरीत सैकड़ों नर नारियों के बीच होते हुए भी वो अपने आप को अकेला और सुनेपन की उसे अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वो पराया है और कितना अपनत्वहीन है। यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं। जो अकेले हैं, जो किसी से बिछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में उसे इस बात का जो अनुभव है वो होता है। तो यहाँ तक हमने इस गद्य को समझने का प्रयत्न किया था। अब हम इस गद्य को और आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। तो जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं। देश यानी कोई विदेश से नहीं आए थे, भारत के ही थे, लेकिन दूर पहाड़ी प्रदेश से वो आए थे। अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के जो शोरगुल हैं उनमें उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है। सब कुछ उसे अपनत्वहीन लगता है, यानी अपना नहीं लगता। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। उसे लगता है कि शायद मैं कुछ दिन यहाँ पर रहूँ, फिर मुझे इस वातावरण का अभ्यास हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी और फिर मैं इसी वातावरण में अपने आप को अपनेपन की अनुभूति जो है वो मुझे होने लगेगी। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल। तो जगदीश बाबू ये सोचते हैं कि कुछ दिन मैं यहाँ रहूँगा, फिर मुझे सब कुछ शायद अपना हो ऐसा लगने लगेगा। लेकिन आज तो उसे लगता है जैसे यहाँ पर सब कुछ अपनत्वहीन है, कुछ भी अपना नहीं है। यह अकारण नहीं होता, कुछ कारण होता है ये लगने का। और इस एकांकी की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं। व्यक्ति जब अपने आप को अकेला महसूस करने लगे तो इस एकांकीपन की जो अनुभूति है ये इस अलगाव की जड़ें होती हैं। और इसी के कारण व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अकेला है, लेकिन आज तो उसे लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से बहुत दूर है, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल, कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल। ये सब कुछ आज जगदीश बाबू को अपने गांव का याद आने लगते हैं। यहाँ पर वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। इतने में
वहाँ पर मदन आता है और कहता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। वो सिगरेट पी रहे थे तो राखदानी में वो झाड़ते हैं। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जो जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। जब उसने उस बच्चे की आवाज़ सुनी, लड़के की आवाज़ सुनी, तो उनकी आवाज़ पर से उसे लगा कि उनकी आवाज़ में वही कुछ हैं जिनकी रिक्तता यानी खालीपन उन्हें अनुभव हो रहा है, और उन्होंने फिर अपनी शंका का समाधान कर ही लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। कहता है मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? फिर पूछता है कि मदन तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। मदन कहता है कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों हैं। तो जगदीश बाबू कहते हैं कि भारत में तो सैकड़ों पहाड़ हैं, आबू हैं, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? पूछता है कि यहाँ तो सैकड़ों पहाड़ हैं, जैसे आबू हैं, दार्जिलिंग है, मसूरी हैं, शिमला हैं, अल्मोड़ा हैं। तो इन सभी पहाड़ों में से तुम्हारा गांव जो है वो किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। अब उसे पता चला बच्चे को कि पहाड़ क्या होता है और जिला क्या होता है। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। तो कहता है कि मैं अल्मोड़ा का हूँ साहब, अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? अब जगदीश बाबू को और जानने की जिज्ञासा हुई तो पूछते हैं कि अल्मोड़ा में तुम्हारा गांव कौन सा है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। अब उसे विशेष जानने की गरज हुई तो जगदीश बाबू उसे पूछते हैं कि अल्मोड़ा में तुम्हारा गांव कौन सा है? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। अब ऐसा प्रश्न पूछने पर जो मदन था उसे संकोच हुआ, शर्म महसूस हुई। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। उनका गांव जो था उनका नाम अनोखा था। निराली संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो मदन का गांव था उनके गांव का नाम अनोखा था और इसीलिए उसे गांव का नाम बोलने में संकोच हो रहा था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। तो वो कहता है मेरा गांव तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तो जगदीश बाबू जानना चाहते थे कि उसका गांव का नाम क्या है, तो जोर देकर पूछा कि भाई 15-20 मील तुम्हारा गांव दूर है, ये बात सही है, लेकिन तुम्हारे गांव का फिर भी कोई नाम तो होगा। डोट्यालगो, वह संकुचाता हुआ सा बोला। तो वो शर्म के साथ कहता है कि मेरे गांव का नाम है डोट्यालगो। फिर उसे शर्म भी होती थी बोलते हुए। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की शाही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसी के निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। जगदीश बाबू को अब मदन को देखकर ऐसा लगा कि जैसे उनका एकाकीपन दूर हो गया। एकाकीपन की जो शाही उनके चेहरे पर थी अब वो दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण मदन के हाथ से ये ट्रे जो है वो अभी गिर पड़ेगी। मदन इतना प्रसन्न हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के जिले के नज़दीक के गांव के होने के कारण दोनों का अकेलापन दूर हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर जैसे बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। मदन कुछ कहना चाहता था फिर भी न कह सका। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो।
वो खो जाता है अपने अतीत में, और अपने अतीत में खोकर फिर लौट कर उसे देखने का प्रयत्न कर रहा हो। उनका अतीत उसे याद आता है, अतीत में उसका गांव उसे याद आता है, ऊंची पहाड़ियाँ गांव की याद आती हैं, नदी उसके गांव की उसे याद आती हैं, उनकी ईजा यानी उनकी माँ, बाबा यानी उनके पिता, दीदी यानी भूली जो उनकी छोटी बहन है, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? तो मदन जो है उसे अब जगदीश बाबू के रूप में जो उनके घर के सभ्य हैं उनमें से कौन दिखता है? किसका चेहरा वो जगदीश बाबू में दिखने लगा? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली यानी नहीं, दाजू, हाँ दाजू। तो जगदीश बाबू को देखकर मदन को उसके दाजू यानी बड़े भाई का चेहरा जो है वो जगदीश बाबू में दिखने लगता है, और उसे लगता है कि जैसे ये उनके दाजू हैं यानी बड़े भाई हो। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। 2-4 दिन ऐसे ही मिले कि दोनों अब लगने लगा कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो एक दूसरे के अजनबी नहीं हैं। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। जैसे ही जगदीश बाबू आकर टेबल पर बैठते के तुरंत ही उसे मदन की आवाज़ सुनाई देती, दाजू जय हिंद यानी जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। कहता क्या? तो बहुत ठंडी है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू यानी कि हिम पड़ेगा? ह्यू या हिम यानी कि बर्फ। तो उसके पहाड़ी क्षेत्र में तो बर्फ गिरता रहता था, तो वो पूछता है कि क्या यहाँ पर भी बर्फ गिरेगी यानी यहाँ पर भी हिम गिरेगा, हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। तो वो जगदीश बाबू से कहता है कि दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। और तभी कोई दूसरी ओर से उसे बुलाता बॉय। तो जैसे ही बॉय शब्द की आवाज़ जो है वो मदन के कानों में पड़ती, वो तुरंत प्रतिध्वनि की तरह उसकी आवाज़ से पहले वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ। और जब कोई नया ग्राहक उसे ऑर्डर देता है तो ऑर्डर लेकर वो फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़ लाऊं? तो जगदीश बाबू कहते हैं पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। तो लाया दाजू शब्द को इतनी आतुरता और लगन से वो दोहराता जितनी आतुरता से कई दिनों से जो बेटा बाहर गया है और वो आता है तो माँ उसे जिस प्रकार मिलकर चूमती हैं, जिस प्रकार उसे मिलती हैं, उतनी ही आतुरता से जो यहाँ पर मदन है वो जगदीश बाबू के शब्दों को दोहराता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। अब कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का अकेलापन जो है वो दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता, और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। कुछ ही दिनों में जगदीश बाबू जो हैं उसको यहाँ पर अब सब कुछ अपना जाना पहचाना लगने लगा। उनका एकांकीपन जो है वो दूर हो गया। अब उन्हें जो कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन में रंगा हुआ सा लगने लगा।
यानी कि सब कुछ अब उनका जाना पहचाना उसे लगने लगा, सब कुछ अपना उसे लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब उसे मदन का बार बार दाजू कहलाना जो है वो अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, लेकिन ये मदन जो है वो मानता नहीं था, समझता नहीं था। बार बार दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू जो है वो बोलता रहता था। मदन इधर आओ, आया दाजू। एक दिन जगदीश बाबू बुलाते हैं मदन को और कहते हैं मदन इधर आओ, तो कहता है आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। और दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी है कि नहीं है तुम्हें? तो जगदीश बाबू को जब ये लगा कि ये सारा शहर तो अब मेरा जाना पहचाना सा लगने लगा था, उसे सब कुछ अपना जाना पहचाना, अब उसे कहीं भी अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। तब ये जो मदन उसे दाजू दाजू कहता था वो उसे अब पसंद नहीं था। और वो सोचते थे कि ये क्या पूरा दिन दाजू दाजू करता रहता था। अब उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। और एक दिन ये मदन को बुलाते हैं और कहते हैं कि मदन इधर आओ। मदन कहता है आया दाजू। तो अब ये दाजू शब्द जो मदन जगदीश बाबू को कहता था, वो सुनकर जगदीश बाबू को लगता था कि ये तो मध्यम वर्गीय संस्कार हैं, मध्यम वर्ग के लोग ही दाजू कहलाते हैं या तो कहते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। ये अपनत्व की जो पतली डोरी दोनों के बीच थी वो अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। और उनके बीच का जो रिश्ता था, जो संबंध था, वो नाता था, वो टूट जाता है। और जगदीश बाबू जो हैं वो मदन से कहते हैं कि चाय नहीं चाहिए, लेकिन यह क्या दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? कहता है कि ये क्या दिन रात दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो, किसी की प्रतिष्ठा का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? क्या किसी को दाजू कहना उनकी प्रतिष्ठा पर एक प्रहार नहीं है? उनकी प्रतिष्ठा की भी तुम्हें समझ नहीं है? प्रतिष्ठा मतलब मान, इज्जत। तो इस प्रकार से जगदीश बाबू जो हैं उनमें मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठते हैं। और मदन के साथ उनका जो अपनत्व था, उस अपनत्व को भूलकर उनके मन में जो अहम आ जाता है, उस अहम और घमंड के कारण वो बेचारे छोटे बच्चे मदन को इस प्रकार से डांटते हैं कि ये तो बेचारा छोटा बच्चा था, उसे तो पता ही नहीं था कि दाजू शब्द बोलने से किसी की प्रतिष्ठा जो है उसको कम हो जाती है या उनकी प्रेस्टीज का ये सवाल होता है। ये अभी प्रेस्टीज शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा था, तो उसे मालूम नहीं था। तो जगदीश बाबू जब उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी की इज्जत का या किसी की प्रतिष्ठा का भी ख्याल नहीं है, तो वो थोड़ा रूठ जाता है। और विद्यार्थी मित्रों, आगे मदन और जगदीश बाबू के बीच में किस प्रकार से क्या घटना घटती हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए उतना ही। जय हिंद।